नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प कला बोर्ड के लिए पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय उन्होंने शिरकत की और सीएम साय की मौजूदगी में हस्तशिल्प कला बोर्ड नवनिर्वाचित अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने पदभार ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम साय ने हस्तशिल्प कला बोर्ड और नवनिर्वाचित अध्यक्ष शालिनी राजपूत को बधाई दी। आज हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है और इसमें हमारे स्पीकर साहब, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे पूर्व स्पीकर धर्मलाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्षगणों की उपस्थिति में उनका पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को, मतलब शालिनी राजपूत जी को, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और महिला मोर्चा अध्यक्ष का काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो उनकी काबिलियत है और हस्तशिल्प विकास बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं। बांस, लकड़ी, आपका बेल मेटर, मिट्टी, सब में आज बहुत अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। कोंडागांव में डोकरा आर्ट, ये सबका अच्छा काम हो रहा है, जिसमें विदेशों से भी मांग है। चांपा जांजगीर एरिया में कोसे का अच्छा काम है। बांस से भी अनेकों तरह के चीजें बन रही हैं। आज हमारे क्षेत्र से हमको जो टोपी पहनाए थे अभी समारोह में, वो भी घास का था, छींद और कांसा का था। तो इस तरह से हम लोग बहुत हस्तशिल्प के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से शालिनी राजपूत के नेतृत्व में ये बोर्ड आगे बढ़ेगा और लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया होगा। देखिए, प्रदर्शन करें क्या करें उनका काम है, लेकिन युक्ति उपकरण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम है। बच्चों के हित में ये कदम है। आज देखिए, कई प्रदेशों से हमारे प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अच्छी है, लेकिन पिछले सरकार में जो ट्रांसफर की नीति ये लोग अपनाए, एक तरफ तो हमारे प्रदेश में 300 स्कूल शिक्षक विहीन है और 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि कहीं 180 विद्यार्थी हैं तो 30 टीचर हैं, कहीं पर स्टूडेंट से टीचर ज्यादा हैं। अगर हम लोग उनको बैलेंस करते हैं तो इसमें गलती कहाँ की है? अब तकलीफ इसमें उन्हीं को हो रहा है जिनको मतलब अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ये जो युक्तिकरण है ये हमारे बच्चों के हित में है और शिक्षा की गुणवत्ता के हित में है। और अफवाहें फैलाई जा रही कि स्कूल बंद किया जा रहा है। अब बताइए, एक परिसर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक में 5 बच्चे हैं, तो अगर 5 बच्चे को हम दूसरे प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करते हैं तो ये तो अच्छा ही है ना। तो इस सब का विरोध कहाँ तक उचित है? संगठन और मुख्यमंत्री जी माननीय शासन की ओर से हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी, और जो दायित्व उन्होंने लगातार हमेशा दिया है संगठन की ओर से, कभी भी जो भी दायित्व मिला है हमने अच्छे से निभाने की कोशिश हमेशा की है और कोशिश ही कामयाब होता है। तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में अब काम करने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से उन कलाकारों के लिए, शिल्पियों के लिए काम करेंगे जो गाँव में अंदर जो हमारे कारीगर हैं वो काम करते लेकिन सामने नहीं उभर पाते हैं, उनकी कला सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश रहेगी।
माओवाद को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि जगदलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने माओवाद की विचारधारा को चीन से जोड़ते हुए कहा कि माओवाद की विचारधारा की शुरुआत चीन से हुई है, जहां माओवाद से और टुंग ने इसे लागू किया, लेकिन नक्सलियों से पीड़ित परिवारों ने माओवादियों को मार भगाया और नारों के साथ रैली प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही माओवादियों के खात्मे के लिए सभी की एकजुटता पर जोर दिया। भैया नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब सबको माओवादी कहलाना ही पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था, तो समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। गजब का जोश, गजब का उत्साह, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो उनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह है। मैंने आपसे कहा जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, उस तरह से मॉडल डेवलप करके बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, सभी के द्वारा, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार के द्वारा और बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। संदेह है, मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैलाकर रखी है। स्पष्टता यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाए, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात होगी, लेकिन छुट्टियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। निर्माण कार्य हो रहे, आप जो सड़कों के गुणवत्ता के विषय में आज चिंता कर रहे हैं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। उसमें कार्रवाई होगी कि बीजापुर जैसी घटना? अरे क्यों नहीं होगी भाई, आदेश हो चुका, उसमें आदेश हो चुका है। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उस पर आदेश किया हुआ है भैया, वो भी बताना भैया। इसलिए मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं है, मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। और अनेक ऐसा सांस्कृतिक रायपुर में संकल्प से सिद्धि तक अभियान पर बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में मुख्य रूप से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय, अभियान के संयोजक पूर्व विधायक रजनीश सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। जसपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने वाली है, जिसे लेकर अमरजीत भगत का बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि कथा करें लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस पर बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धर्मांतरण पर कार्य करने से ही धर्मांतरण नहीं रुकेगा, इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा।
साधु संत जब देखते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है तो उन्हें पीड़ा होती है, इसलिए वे समय समय पर पदयात्रा करते हैं, कथा करते हैं और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिससे समाज भी उनके साथ जुड़ता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। ये कांग्रेस को घोषणा पत्र में अपने जो जो वादे किए उसको तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया उसको बखूबी के साथ में हमने निभाने का काम किया। हमने किसानों का बोनस दिया, 3100 रुपये में धान की खरीदी की, 21 कुंटल धान की खरीदी की। उसके अलावा हमने भूमिहीन किसान को दिया और उसके बाद में महतारी वंदन की बात है तो लगातार उनके किस्तों की अदायगी हो रही है। महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। कांग्रेस अपने समीक्षा लगातार कर रहे हैं। उनको समझ में यही नहीं आया कि 71 के बहुमत के बाद में उन्होंने क्या किया, लेकिन जब हम लोगों ने जो योजना को शुरू किया सरकार आने के बाद में, लोकसभा चुनाव को आपने देखा, नगरीय निकाय के चुनाव को आपने देखा, पंचायत के 30 चुनाव को आपने देखा, महतारियों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और महतारी हमारे बड़े प्रसन्न है। मुझे अमरजीत भगत को समझे भी नहीं आए, वो खाद्य मंत्री रहे, विधानसभा में जवाब दे नहीं पाते थे। मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं आया, आप लोगों ने देखा है। तो हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, इस चावल के और जो चावल पाने वाले हैं उनके महत्व के लिए किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा, और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उन्होंने इस योजना को शुरू किया। आपको मालूम है कि सामने बरसात है, बरसात के समय में कई जगह कट जाते हैं, कहीं अप्रोच विहीन हो जाते हैं, जिसके कारण में लोगों को दिक्कतें आती है। इसके कारण में हमारी सरकार ने दूरदर्शिता के साथ में निर्णय लिया कि हम चावल यदि पहले पहुंचा देंगे तो बरसात में हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी और उपभोक्ताओं को, हितग्राहियों को चावल मिलेगा। इसके लिए अमरजीत भगत को सरकार को बधाई देना चाहिए कि वर्कशॉप हो रहे, कार्यशाला है कि उस 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाने का विस्तार से कार्यालय में ही बताएंगे, लेकिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उस उपलब्धि को लेकर के जनता के बीच में जाना और इसके क्या स्वरूप होगा, आज उसके लिए कार्यालय में बैठक हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से उसमें जमीन को अधिग्रहण करने का जो मामला आया और उसमें जो करप्शन का मामला आया है, इस मुद्दे को लेकर के हमने विधानसभा के बाहर भी आवाज उठाए, विधानसभा के अंदर भी उठाए, और एक बार नहीं, मैं लगातार उठा रहा हूं, आने वाले समय में भी उठाएंगे। सच्चाई कहीं न कहीं सामने आती है और सच्चाई उसका यही आया है कि बड़ा करप्शन उसमें हुआ है और एक एसडीएम को, अनुभागीय अधिकारी राजस्व को निलंबित किया गया है। इसके पहले कई अधिकारी उसमें निलंबित हुए हैं, आगे भी उसमें कई निलंबित होने वाले हैं। यदि करप्शन हुआ है तो निश्चित रूप से दोषियों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सरकार ने अभी जो कदम उठाया है, मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो इनके ऊपर कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है, और ये कार्रवाई हुई है, अच्छा कार्रवाई हुआ है। अरविंद नेताम जी स्वयं मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया है, लेकिन करने के बाद में सबसे ज्यादा यदि अन्याय और अत्याचार हुआ तो बस्तर में जनजाति समाज के ऊपर ही हुआ, जिनको न्याय दिलाने से वो वंचित रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, मारे जा रहे हैं, लगातार सरेंडर उनके द्वारा किया जा रहा है, और इस बात को अब लोग स्वीकारने लगे हैं कि माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय गृह मंत्री ने जो समय दिया है, शायद उसके पहले ही, वक्त के पहले बस्तर हमारा नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। सनातन धर्म को मानने वाले जो संत हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण होगा तो उनको पीड़ा होगी। केवल सरकार धर्मांतरण को रोके ये संभव नहीं होगा। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है और ऐसे साधु संतों का समाज में बड़ी मान्यता है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण अपने आप रुकेगा, और इसलिए कथा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से साधु संत हमारे यहाँ सब करते रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस का बयान आते हैं तो वास्तविक में ये तो कुछ कर नहीं पाए, न कुछ करने वाले हैं, केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। एक तरफ उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं
और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। पीड़ा कांग्रेसियों को नहीं होनी चाहिए कि हमारे संत क्या बोल रहे हैं, ये मतलब उनकी पीड़ा झलक रही, उनका दर्द झलक रहा है। यदि कोई धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो कांग्रेसियों के ये अंदर से उनके जो कहा जाता है ना कि वो मन की आवाज उनकी आ रही है, तो ये मैं समझता हूं कि इनको इस विषय में धर्मांतरण के पक्ष में रहे या उसके विपक्ष में रहे, लेकिन साधु संत यदि कोई कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको अपने काम करने देना चाहिए। सिंदूर बांटने की जरूरत नहीं है। सिंदूर यदि किसी ने उजाड़ा है तो जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम सिंदूर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनकी रक्षा करेंगे और जिस प्रकार से वो कार्रवाई किए हैं बर्बरता पूर्वक, तो हम निर्दयता पूर्वक कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुस करके हमारे सेनाओं के द्वारा किया गया। क्या इसमें भी उनको पीड़ा हो रही है क्या? यदि किसी के सिंदूर उजड़ जाए तो निश्चित रूप से उस परिवार के प्रति, उस महिला के प्रति क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिस बात को इस देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ में इस विषय को उठाया और न केवल इस विषय को समझा उन्होंने, बल्कि कैसे उनका बदला लिया जा सके इसके ऊपर उन्होंने जो कार्रवाई किया है, पूरे देश भर में लोगों ने समर्थन किया और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सेनाओं का समर्थन किया जा रहा है। और आज अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल जो बाहर गए हुए हैं लोकसभा के माध्यम से, वो वापस भी हो रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। एक बड़े काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अमरजीत भगत को कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए निर्णय लिया गया है। बच्चों की शादी के खर्च में बचत होगी। मौलवी, हाफिज, इमाम नहीं लेंगे ज्यादा राशि। निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये तय किए गए हैं। वक्फ बोर्ड ने ये आदेश जारी किया गया है। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही अब जो मौलाना थे, जो शादी कराने के लिए जो एक बड़ी रकम जो है वो लेते थे, अब वो रकम की राशि जो है वो 1100 तय कर दी गई है। यानी कि अब गरीब जो तबका है उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि धोखाधड़ी करने वाले और चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक और एक मोबाइल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी साल 2016 से लगातार फरार चल रहा था। एंटी क्राइम साइबर यूनिट और थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। नाम का एक संस्था था जिसके द्वारा लोगों से अलग अलग रूप में पैसे लेकर के अलग स्कीम में इसको निवेश किया गया था। इस आधार पर और ये फरार हो चुका था, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर धारा 420 के तहत में थाना आजाद चौक में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इसमें धारा 4-5 चिट फंड अधिनियम और धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये अपराध क्रमांक 182/2016 से अपराध पंजीबद्ध होकर के आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जो लंबे समय से फरार था, जिसकी पता तलाश किया जाकर के इसको नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी दिनेश टेम्भरे को गिरफ्तार किया गया, जिसके अन्य 1-2 साथी और जिनकी तलाश की जा रही है। दिनेश टेम्भरे अपने इस जेएसबी डेवलपर्स में डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत था। गुरुद्वारा सिंह सभा दुर्ग से 150 लोगों का जत्था आज हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ये लगातार 21वां साल है जब दुर्ग से श्रद्धालुओं का जत्था इस पवित्र यात्रा पर निकला है। इस जत्थे में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सहित सभी उम्र के लोग शामिल हैं। गुरुद्वारा के सेवादार भी इस यात्रा में सेवा देने के लिए साथ गए हैं। गुरुद्वारा कमेटी के
प्रधान सेवक अरविंद सिंह खुराना ने बताया कि यह यात्रा सभी समुदाय के लिए खुली हुई है और हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा, वाहेगुरु सबका भला करे। आगे की यात्रा ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा संगत करती है। ये कुल 10 दिन का 15 दिन का तो 14 दिन का ये यात्रा रहती है और यहाँ से वह हेमकुंड साहिब से यात्रा करके अमृतसर जाते हैं, वहाँ पे दरबार साहब के दर्शन करते हैं, फिर वापसी होती है और सभी संगत साथ में रहती है। रास्ते में खाने पीने का इंतजाम सब हम चाकर गोविंद के बच्चे जो रहते हैं वह पूरा इंतजाम करते हैं संगत के लिए, जिसमें से करमवीर सिंह और उनके साथ और भी सेवादार साथ में जुड़े हुए हैं, रिंकू ओबराय, ऐसे करके और भी सेवादार इसमें जाते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ से संगत जुड़ के यहाँ से जाती है। हेमकुंड साहिब क्यों, क्या मान्यता है कि वहीं ही जा रहे हैं? 21 साल हो गए। इसमें ऐसा रहता है कि कई संगत ऐसी होती है जिनको ये चाह रहती है कि वह मिल के जाए और हेमकुंड साहिब की यात्रा जो रहती है वह बहुत कठिनाई वाली यात्रा रहती है। दुर्ग में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है और जिसके बाद सभापति आपको बताते चले कि श्याम शर्मा प्रतियोगिता सभागार में पहुंचकर प्रतिभागी बच्चों का उत्साह वर्धन किया है। दरअसल चित्रकला प्रतियोगिता में 3 साल से 15 साल के कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा और जिसमें सुबह 8 बजे से बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। तो वहीं महापौर अलका बागमार ने कहा कि बच्चों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार साझा करने का एक मंच मिला। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उस कार्यक्रम के दरमियान हमने 2 दिन पहले बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता रखा था, जो बच्चे करीब लगभग 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने इतनी बढ़िया सुंदर चित्रकला बनाई है कि वो हम एक प्रकार से वो हमको सीख दे के गए कि हमको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे, इतना बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए उन्होंने और बहुत अच्छा संदेश दिया है पर्यावरण के विषय पर, पृथ्वी को कैसे बचाएं, पानी को कैसे बचाएं, उस सब के बारे में उन्होंने बिना देखे अपने दिमाग से ऐसा चित्र बनाया है कि वाकई में हमको सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। मकसद ये था कि बच्चों में, आम जनता में जागरूकता है पर्यावरण के प्रति और उनको कैसे अच्छा सा रख सके, हम पेड़ पौधे को कैसे अच्छा से बचा सके, पॉल्यूशन से दूर हो सके और प्लास्टिक से हमको मुक्ति मिले। इस टाइप से बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शन किया है। उसमें बहुत अच्छे, मतलब हमको बहुत अच्छा सीख मिला है। सभी क्लास के बच्चे थे, उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं था। पहले शुरू बंधन थे, लेकिन हमको लगा कि सबको अपना अपना बनाना चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक। बाद में आज की ये चित्रकला प्रतियोगिता हो गई बच्चों की। उसके बाद हमारा आगामी कार्यक्रम है 5 तारीख को, 5 जून को, जिसमें सुबह 7 बजे से महाराजा चौक पे हमने साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो बोरसी प्रगति मैदान जाएगी। वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि एवं सब पार्षद एवं मोहल्लेवासी मिलकर 200 पेड़ वहाँ पर लगाएंगे मैदान पे। ये हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद में कल पर्यावरण के दिवस से शुरुआत होगी पेड़ लगाने की। हम पूरे शहर में इस बार 10,000 पेड़ लगाने वाले हैं। इसके लिए हम सभी से निवेदन करते हैं, आम जनता से, कि हमारा सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें पेड़ पौधे लगाने में। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में हजारों कार्यकर्ता, और आपको बताते चले कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली शुरुआत की गई, जहां पर हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।